मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 31, 32, 33 और 34 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 31 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सतीश कहीं से विनय और ललिता को देखते ही दौड़ा हुआ आया। दोनों के बीच खड़े होकर दोनों का हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्यों बड़ी दीदी नहीं आई? जेब टटोलते और चारों ओर देखते हुए विनय ने कहा, बड़ी दीदी? ओह हाँ, सचमुच वे तो खो गई। विनय को धक्का देते हुए सतीश ने कहा, ओह बड़े आए, बताओ ना ललिता दीदी। ललिता बोली, दीदी कल आएंगी। कहकर वह परेश बाबू के कमरे की ओर बढ़ी। ललिता और विनय के हाथ पकड़कर खींचता हुआ सतीश बोला, चलो देखो हमारे घर कौन आए हैं। हाथ छुड़ाते हुए ललिता ने कहा, जो भी आए हों तेरे, अभी तंग मत कर, अभी मैं बाबा के पास जाऊंगी। सतीश ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, उन्हें आने में देर होगी। यह सुनकर विनय और ललिता दोनों को क्षण भर को तसल्ली हुई। फिर ललिता ने पूछा, कौन आया है? सतीश ने कहा, नहीं बताता। अच्छा विनय बाबू, आप बताइए तो कौन आया है? आप कभी नहीं बता सकेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। विनय बिल्कुल असंभव और असंगत नाम लेने लगा। कभी नवाब सिराजुद्दौला, कभी राजा नवकृष्ण, यहां तक कि एक बार उसने नंद कुमार का भी नाम ले लिया। ऐसे अतिथियों का आना एक बार भी असंभव है। इसका अकाट्य प्रमाण देते हुए सतीश चिल्ला चिल्लाकर उनका खंडन करने लगा। विनय ने हार मानते हुए नम्र स्वर में कहा, हाँ यह तो है, सिराजुद्दौला को इस घर में आने में कई एक बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। यह बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं थी। खैर पहले तुम्हारी दीदी पड़ताल कर आए, फिर अगर जरूरत होगी तो बुलाते ही मैं भी आऊंगा। सतीश ने कहा, नहीं आप दोनों चलिए। ललिता ने पूछा, कौन से कमरे में जाना होगा? सतीश ने कहा, 3 मंजिले में। तीसरी मंजिल में छत के कोने पर एक छोटा कमरा है जिसके दक्षिण की ओर धूप वर्षा से बचने के लिए एक ढलवा छत की बरसाती है। सतीश के पीछे पीछे दोनों ने वहां जाकर देखा। बरसाती में एक छोटा आसन बिछाकर अधेड़ उम्र की एक स्त्री आंखों पर चश्मा लगाए कृतिवास की रामायण पढ़ रही है। चश्मे की एक ओर की टूटी कमानी में डोरा बंधा हुआ था जो कान पर लपेटा हुआ था। स्त्री की उम्र 45 के आसपास होगी। सिर पर सामने की ओर बाल कुछ विरल हो चले थे, किंतु पके फल जैसे गोरे चेहरे पर अभी झुर्रियां नहीं थीं। दोनों भौहों के बीच गोदने का निशान था। शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। वेश विधवा का था। पहले ललिता की ओर नजर पड़ते ही उन्होंने चश्मा उतारकर किताब रख दी और उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखा। फिर फौरन ही उसके पीछे विनय को देखकर सिर पर आंचल ओढ़ते हुए खड़ी होकर कमरे की ओर जाने लगी। सतीश ने जल्दी से बढ़कर उनसे लिपटते हुए कहा, मौसी कहाँ भाग रही हो? यह हमारी ललिता दीदी है और यह विनय बाबू। बड़ी दीदी कल आएंगी। विनय बाबू का यह अत्यंत संक्षिप्त परिचय ही बहुत हुआ। निसंदेह विनय बाबू के बारे में पहले ही काफी बातचीत होती रही थी। दुनिया में सतीश ने जो 2-4 विषय चर्चा के लिए जुटाए हैं, जरा भी मौका मिलते ही सतीश उन्हीं की बात करने लगता है और कुछ भी बचाकर नहीं रखता। मौसी कहने से कौन समझा जाए, यह ठीक निश्चय न कर पाने से ललिता चुप होकर खड़ी रही। विनय के उस प्रौढ़ा को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि लेते ही ललिता ने भी उसका अनुकरण किया। मौसी जल्दी से एक चटाई निकाल लाई और बिछाते हुए बोली, बैठो बेटा, बैठो बेटी। विनय और ललिता के बैठ जाने पर वह भी अपने आसन पर बैठ गई और सतीश उनसे सटकर बैठा। उन्होंने सतीश को दाहिने हाथ से घेरकर जकड़ते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूं। सतीश की मां मेरी सगी बहन थी। परिचय में बस इतने से अधिक कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मौसी के चेहरे और स्वर में
ऐसा न जाने क्या था जिससे उनके जीवन की एक गंभीर दुख और आंसुओं से मजी पवित्रता का आभास मिल गया। मैं सतीश की मौसी हूं, कहते हुए उन्होंने जब सतीश को गले से लगा लिया, तब विनय का मन उनके जीवन का इतिहास कुछ न जानते हुए भी करुणा से भर उठा। विनय कह उठा, अकेले सतीश की मौसी होने से नहीं चलेगा, नहीं तो इतने दिन बाद सतीश से मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक तो सतीश मुझे विनय बाबू कहता है, दादा नहीं कहता। इस पर वह मुझे मौसी से भी अगर वंचित करेगा तो किसी तरह अच्छा ना होगा। किसी का मन लुभाते विनय को देर नहीं लगती थी। इस प्रियदर्शी प्रियभाषी युवक ने मौसी के मन पर देखते देखते सतीश के बराबर अधिकार कर लिया। मौसी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? विनय बोला, बहुत दिन पहले अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ नहीं है। कहते कहते आनंदमयी की बात याद करके उसकी आंखें भावों के उद्रेक से गिली हो आईं। दोनों ओर से जमकर बातें होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि आज ही इन दोनों का नया नया परिचय हुआ है। बीच बीच में सतीश भी बिल्कुल अप्रासंगिक ढंग से अपना मंतव्य प्रकट करने लगा। ललिता चुपचाप बैठी रही। कोशिश करके भी ललिता आसानी से किसी से हिलमिल नहीं सकती। नए परिचय की खाई लांघने में उसे काफी समय लगता है। इसके अलावा आज उसका चित्त भी ठीक नहीं था। अपरिचिता से विनय जो अनायासी बातों का सिलसिला जोड़ बैठा, यह भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ललिता जिस विपत में पड़ी हुई है, विनय उसकी गुरुता न समझकर ही ऐसा निश्चिंत हो रहा है, यह सोचकर मन ही मन वह विनय को ओछा कहकर कोसने लगी। किंतु गंभीर चेहरा बनाकर चुपचाप उदास बैठे रहने से ही विनय को ललिता के असंतोष से छुटकारा मिल जाता, यह भी बात नहीं थी। वैसा होने पर ललिता निश्चय ही मन बिगड़कर कहती, बाबा से समझना तो मुझे है, लेकिन विनय बाबू ऐसी सूरत बनाए बैठे हैं जैसे उन्हीं के सिर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। असल बात तो यह थी कि कल रात को जो आघात संगीत जगा गया था, आज उससे दिन के समय केवल व्यथा जागती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए आज ललिता पग पग पर मन ही मन विनय से लड़ती जा रही है। वह झगड़ा विनय के किसी व्यवहार से सुलझता नहीं दिखता। कहाँ इसकी जड़ है जहां सुधार होने से वह दूर होगा? वह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। हाय रे, जिनका संसार हृदय तक ही सीमित है, उस नारी जाति के व्यवहार को युक्ति विरुद्ध कहकर दोष देने से क्या फायदा? यदि आरंभ से ही ठीक स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, तब तो हृदय ऐसी सहजबद्ध लय गति से चलता है कि युक्ति तर्क को हार मानकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। किंतु आरंभ में लेश मात्र भी विपर्य हो जाने से बुद्धि के वश की बात नहीं रहती कि उसे सुधार दें। फिर राग विराग, हंसी रुदन, किसी भी बात में क्या होने से क्या असर होता है, इसका हिसाब ही व्यर्थ हो जाता है। आजकल विनय का हृदय तो भी कुछ विशेष स्वाभाविक गति से नहीं चल रहा था। उसकी अवस्था यदि बिल्कुल पहले जैसी होती तो वह इसी क्षण दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास जाता। गोरा की कैद की सजा की खबर विनय के सिवाय मां को और कौन दे सकता है? उसके सिवा मां के पास ढांढस के लिए और है ही क्या? इसी की घुटन विनय के मन की गहराई में एक भार सी उसे दबाए जा रही थी। लेकिन ललिता को अभी छोड़कर चले जाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। आज सारे संसार के विरुद्ध वही ललिता का रक्षक है। ललिता के संबंध में परेश बाबू के सम्मुख उसका कुछ कर्तव्य हो तो उसे वह पूरा करके ही जाना होगा। यह बात वह अपने मन को समझा रहा था और मन ने भी थोड़े से प्रयत्न से ही यह बात समझ ली थी। प्रतिवाद की सामर्थ्य उसमें न थी। विनय के मन में गोरा और आनंदमयी के लिए चाहे जितना दर्द हो, ललिता का अत्यंत निकट अस्तित्व उसे आज ऐसा आनंद दे रहा था जैसे एक खुलेपन का, सारे संसार में एक गौरव का बोध करा रहा हो। अपनी एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता का उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके मन की व्यथा मन के निचले स्तर पर ही दबी रह गई। आज ललिता की ओर वह देख नहीं पा रहा था। बीच बीच में अपने आप ही जितना नजर पड़ जाता, ललिता के आंचल का अंश
गोद में निश्चल पड़ा हुआ एक हाथ उतना ही उसे पुलकित कर जाता। देर होती रही, परेश बाबू नहीं लौटे। यह सोचकर चलने के लिए भीतर से प्रेरणा क्रमशः प्रबल होने लगी। उसे किसी तरह दबाने के लिए विनय सतीश की मौसी के साथ और भी मन लगाकर बातें करने लगी। अंत में ललिता की विरक्ति और दबी न रह सकी। वह बीच ही में विनय की बात को टोकती हुई कह उठी, आप और देर किस लिए कर रहे हैं? बाबा कब आएंगे इसका कुछ तय नहीं है। क्या आप एक बार गौर बाबू की मां के पास नहीं जाएंगे? विनय चौंक उठा। ललिता की विरक्ति का स्वर उसका खूब जाना पहचाना था। वह ललिता के चेहरे की ओर देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ। सहसा डोर टूट जाने से धनुष जैसे हो जाता है, कुछ उसी ढंग से वह खड़ा हुआ। वह देर क्यों करने लगा? यहां कोई खास जरूरत थी ऐसा अहंकार तो उसने स्वयं नहीं किया था। वह तो दरवाजे से ही विदा ले रहा था। ललिता ने ही तो उसे अनुरोध करके रोक लिया था और अब ललिता ही अब पूछ रही है। विनय ऐसे हड़बड़ाकर आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ था कि ललिता ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। उसने लक्ष्य किया कि विनय के चेहरे की स्वाभाविक मुस्कुराहट एकाएक ऐसी बुझ गई है मानो फूंक मारकर दिया बुझा दिया गया हो। विनय का ऐसा व्यथित चेहरा, उसके भाव का ऐसे अचानक परिवर्तन ललिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके विनय की ओर देखते ही तीखा यह सांस एक कोड़े की मार जैसा बार बार उसके हृदय को सालने लगा। सतीश ने जल्दी से उठकर विनय बाबू का हाथ पकड़कर झूलते हुए खुशामद के स्वर में कहा, विनय बाबू बैठिए, अभी मत जाइए, आज हमारे यहाँ खाना खाकर जाइएगा। मौसी, विनय बाबू को यही खाने को कह दो ना। ललिता दीदी, तुम विनय बाबू से जाने को क्यों कहती हो? विनय ने कहा, भाई सतीश, आज नहीं, मौसी को याद रह जाए तो और किसी दिन आकर प्रसाद पा लूंगा। आज तो देर हो गई है। बात कुछ असाधारण तो नहीं थी, किंतु स्वर रूधे हुए आंसू से भर्राया हुआ था। उसकी करुणा सतीश की मौसी के कानों में भी पहुंच गई। उन्होंने चकित होकर एक बार विनय की ओर, एक बार ललिता के चेहरे की ओर देखा और समझ लिया कि अनदेखे ही भाग्य का कुछ खेल हो रहा है। ललिता थोड़ी देर बाद ही कोई बहाना करके उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने कितनी बार अपने को इसी तरह रुलाया है। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 31 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 32 का वाचन। उसी समय विनय आनंदमयी के घर की ओर चल दिया। लज्जा और वेदना की एक मिश्रित भावना उसके मन को भारी दुख दे रही थी। अब तक क्यों वह मां के पास नहीं गया? कैसी भूल की उसने? उसने समझा था ललिता को उसकी विशेष आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं को एक ओर कर वह जो कलकत्ता पहुंचते ही दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास नहीं गया, इसलिए भगवान ने उसे उचित दंड दिया। अंत में उसे ललिता के मुंह से यह सुनना पड़ा कि क्या एक बार गोरा बाबू के मां के पास नहीं जाएंगे? पल भर के लिए भी कभी ऐसा अंधेरा हो सकता है कि गौर बाबू की मां की बात विनय की अपेक्षा ललिता के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो उठे। ललिता तो उन्हें केवल गौर बाबू की मां के रूप में ही पहचानती है, लेकिन विनय के लिए तो वह सारे जगत की सब माताओं की एकमात्र प्रत्यक्ष मूर्ति है। आनंदमयी अभी अभी स्नान करके कमरे में फर्श पर आसन बिछाकर उस पर चुपचाप बैठी थी। शायद मन ही मन जाप कर रही थी। विनय ने जल्दी से उनके पैरों पर गिरते हुए कहा, मां। आनंदमयी ने अपने दोनों हाथ उसके झुके हुए सिर पर रखते हुए कहा, विनय, मां जैसा स्वर और किसका हो सकता है? इस स्वर से ही मानो एक करुणा विनय के सारे शरीर को सहला गई। आंसुओं को रोकते हुए उसने रूधे गले से कहा, मां, मुझे देर हो गई। आनंदमयी बोली, मैंने सारी बात सुन ली है विनय। चकित स्वर में विनय ने दोहराया, सारी बात सुन ली है? गोरा ने हवालात से ही मां के नाम पत्र लिखकर वकील बाबू के हाथ भिजवा दिया था। उसने ठीक ही अनुमान किया था कि उसे अवश्य जेल की सजा होगी। उसने पत्र के अंत में लिखा था, कारावास से तुम्हारे गोरा की रत्ती भर भी हानि नहीं होगी, किंतु तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं करना होगा। तुम्हारा दुख ही मेरी असल सजा होगी और कोई दंड देना मजिस्ट्रेट के वश का नहीं है। मां,
तुम केवल अपने बेटे की बात मत सोचना, और भी अनेक माओं के बेटे जेलों में बेकसूर पड़े रहते हैं। एक बार उनके बराबर कष्ट के युद्ध में खड़े होने की इच्छा थी। इस बार यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए दुख मत करना। माँ, न मालूम तुम्हें याद है कि नहीं, जिस साल दुर्भिक्ष पड़ा था, मैं एक बार सड़क के पास वाले कमरे में मेज पर अपना बटुआ छोड़कर 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में गया था। लौटकर देखा तो बटुआ चोरी हो गया था। बटुए में मेरी स्कॉलरशिप से जमा किए हुए 85 रुपए थे। मन ही मन मैंने संकल्प कर रखा था कि कुछ रुपए इकट्ठे हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवाऊंगा। रुपए चोरी चले जाने पर जब मैं चोर के प्रति व्यर्थ के क्रोध से जल रहा था, तब हठात भगवान ने मुझे एक सुबुद्धि दी। मैंने मन ही मन कहा, मेरे रुपए जिस किसी ने भी चुराए हैं, इस अकाल के समय उसी को वे रुपए दान करता हूं। मेरे ऐसा कहते ही मेरे मन का सारा क्रोध शांत हो गया। वैसे ही आज मैं अपने मन को बता रहा हूं कि मैं जानबूझकर ही जेल में जा रहा हूं। मेरे मन में कोई व्यथा नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। मैं जेल में मेहमानी करने ही जा रहा हूं। वहां आहार विहार की असुविधा तो होगी, किंतु इस बार घूमते हुए मैंने कई घरों का आतिथ्य पाया है। उन सब जगहों पर अपने अभ्यास या आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं पाता रहा। जो जानबूझकर ग्रहण किया गया हो वह कष्ट तो कोई कष्ट नहीं होता ना। आज जेल का आश्रय मैं अपनी इच्छा से ही ले रहा हूं। जितने दिन जेल में रहूंगा, एक दिन भी कोई मुझे जबरदस्ती वहां नहीं रख रहा है, यह तुम निश्चय मानना। इस पृथ्वी पर हम लोग जब घर बैठे अनायास आहार विहार कर रहे थे, नित्य के अभ्यास के कारण ही यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि खुले आकाश और प्रकाश में घूमने फिरने का अधिकार अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है। उसी समय में कितने ही लोग पृथ्वी पर अपने दोष से या बिना दोष के ही ईश्वर के दिए हुए उन अधिकारों से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे थे। हमने आज तक उनकी बात नहीं सोची थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा था। अब मैं उन्हीं के दाग से उनके जैसा दागी होकर ही बाहर आना चाहता हूं। पृथ्वी के अधिकतर सफेद पोश भले मानस जो भद्र लोग बन बैठे हैं, उन्हीं के गुट में घुसकर अपना सम्मान बनाए रखना मैं नहीं चाहता। माँ, दुनिया का परिवार पाकर अब मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर जानते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में न्याय करने का जिम्मा लिया है, अधिकतर वही दया के पात्र हैं। जो दंड पाते नहीं किंतु देते हैं, जेल के कैदी उन्हीं के पाप की सजा भोगते हैं। अपराध तो बहुत से लोग मिलकर करते हैं और प्रायश्चित करते हैं बेचारे ये कैदी। जेल के बाहर जो लोग मौज कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनके पाप का नाश कब कहां कैसे होगा यह तो नहीं जानता। पर मैं उस मौज और सम्मान को धिक्कार कर मनुष्य के कलंक का दाग छाती पर लगवा कर निकलूंगा। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो, आंसू मत बहाना। भृगु के पदाघात का चिन्ह श्री कृष्ण सदा वक्ष पर धारण किए रहे। दुनिया में अत्याचारी लोग जहां जितना न्याय करते हैं, उससे भगवान की छाती का वह चिन्ह और गहरा होता जाता है। वह चिन्ह अगर उनका आभूषण हो सकता है, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है और तुम्हें किस बात का दुख। आनंदमयी ने यह चिट्ठी पाकर महिम को गोरा के पास भेजने की कोशिश की थी। महिम ने कह दिया कि वे नौकरी करते हैं और साहब किसी तरह छुट्टी नहीं देंगे। यह कहकर वे गोरा की नासमझी और अक्खड़पन के लिए उसे कोसने लगे। बोले, उसी के कारण किसी दिन मेरी नौकरी भी चली जाएगी। इस बारे में कृष्णदयाल को भी कुछ भी कहना आनंदमयी ने आवश्यक नहीं समझा। गोरा को लेकर स्वामी से उन्हें बड़ी शिकायत थी। वह जानती थी कि कृष्णदयाल ने गोरा को कभी अपने हृदय में पुत्र का सा स्थान नहीं दिया है, बल्कि उनके अंतःकरण में गोरा के संबंध में एक विरोध का भाव भी है। गोरा मानो आनंदमयी के दाम्पत्य संबंध को विंध्याचल की भांति विभाजित करता हुआ खड़ा था। उसके एक ओर कृष्णदयाल अपने अत्यंत सतर्क शुद्धाचार को लेकर अकेले थे और दूसरी ओर आनंदमयी अपने मलेच्छ बेटे गोरा के कारण अकेली थी। पृथ्वी पर जो दो जने गोरा के जीवन का इतिहास जानते थे, उनके बीच संपर्क का मार्ग मानो बंद हो गया था। इन्हीं सब कारणों से गृहस्थी में गोरा के प्रति आनंदमयी का स्नेह उनकी एकांत अकेली संपत्ति था।
इस परिवार में गोरा के अनाधिकार रहने को वह चारों ओर से हल्का करते रहने की चेष्टा करती थी। उन्हें बराबर यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई उन्हें यह न कहे कि तुम्हारे गोरा के कारण ही ऐसा हुआ, तुम्हारे गोरा के कारण ही यह बात सुननी पड़ी, अथवा तुम्हारे गोरा ने हमारा यह नुकसान कर दिया। गोरा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की तो है, और फिर उनका गोरा भी कुछ कम दुर्दम तो नहीं है। वह वहां रहता है, वहां उसके अस्तित्व को छिपा रखना कोई आसान काम नहीं है। इसी अपनी गोद के पले गोरा को उन्होंने इस विरोधी परिवार के बीच इतने दिनों तक रात दिन संभाल कर इतना बड़ा किया है। बहुत कुछ सुना है जिसका उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, बहुत दुख सहा है जिसका वह किसी से साझा नहीं कर सकी। चुपचाप आनंदमयी खिड़की के पास बैठी रही। वहीं बैठे बैठे उन्होंने देखा कृष्णदयाल प्रातः स्नान करके ललाट, भुजा और छाती पर गंगा की मिट्टी की छाप लगाए मंत्र उच्चारण करते हुए घर के भीतर आए। आनंदमयी उनके पास नहीं जा सकी। निषेध निषेध, सब और निषेध। अंत में लंबी सांस लेकर आनंदमयी उठी और महीम के कमरे में गईं। उस समय महीम फर्श पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनका नौकर उनके नहाने से पहले तेल से उनके बदन की मालिश कर रहा था। आनंदमयी ने उनसे कहा, महीम, मेरे साथ किसी को भेज दो तो मैं ही जाकर देख आऊं कि गोरा का क्या हुआ। वह तो यह सोचकर शांत हो बैठा है कि वह जेल जाएगा ही। अगर उसे जेल होती है तो मैं क्या एक बार पहले जाकर उससे मिल भी न सकूंगी? महीम का ऊपरी व्यवहार चाहे जैसा रहा हो, किंतु गोरा के प्रति उन्हें एक तरह का स्नेह भी था। उन्होंने ऊपर से तो गरज कर कह दिया, जाए या भागा, जेल ही जाए। अब तक नहीं गया, यही अचरज है। लेकिन कहने के बाद ही उन्होंने अपने विश्वासी परान घोषान को बुलाकर उसके हाथ वकील के खर्च के लिए कुछ रुपए देकर तत्काल उसे रवाना कर दिया और मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि ऑफिस में यदि साहब ने छुट्टी दे दी और घर में बहू राजी हुई तो वह स्वयं भी जाएंगे। यह आनंदमयी भी जानती थी कि गोरा के लिए कुछ प्रयत्न किए बिना महीम कभी नहीं रह सकेंगे। यथासंभव महीम व्यवस्था कर रहे हैं, यह जानकर वह अपने कमरे में लौट आई। वह अच्छी तरह जानती थी कि जहां गोरा है उस अपरिचित जगह इस मुसीबत के समय लोगों के कौतूहल, मजाक और आलोचना का सामना करते हुए उन्हें साथ ले जाने वाला इस परिवार में कोई नहीं है। आंखों में नीरव वेदना बसाकर, ओठ भींच कर वह चुपचाप बैठ गई। लक्ष्मियां दहाड़े मार मार कर जब रोने लगी तब उन्होंने उसे डांट कर दूसरे कमरे में भेज दिया। आमतौर पर दर्द को खामोशी से पी जाना ही उनका स्वभाव था। सुख और दुख दोनों को ही वे शांत भाव से ग्रहण करती थीं। उनके हृदय की अवस्था केवल अंतर्यामी ही जानते थे। आनंदमयी को विनय क्या कहे, यह सोच नहीं सका। लेकिन आनंदमयी किसी से भी किसी तरह की सांत्वना की आशा नहीं रखती थी। उनके जिस दुख का कोई उपचार नहीं है, उसे लेकर उनके साथ कोई दूसरा चर्चा करने आए, इससे उन्हें संकोच होता था। उन्होंने और कोई बात उठने न देकर विनय से कहा, जान पड़ता है विनय, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया, जाओ जल्दी से नहाओ, बड़ी देर हो गई। जब विनय स्नान करके भोजन करने बैठा तब उसके बराबर में गोरा का स्थान सुना देखकर आनंदमयी का हृदय हाहाकार कर उठा। आज गोरा जेल का अन्न खा रहा है। वह अन्न मां की ममता द्वारा मधुर न होकर निर्मम शासन द्वारा कितना कटु हो गया है। यह सोचकर आनंदमयी को बहाना करके वहां से उठ ही जाना पड़ा। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 32 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 33 का वाचन। घर आकर परेश बाबू ललिता को असमय लौटी देखकर ही समझ गए कि उनकी इस उद्दाम लड़की ने कोई असाधारण कार्य कर डाला है। उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव देखते ही वह बोल उठी, बाबा, मैं तो चली आई, किसी प्रकार भी वहां न रह सकी। परेश बाबू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ललिता ने कहा, मजिस्ट्रेट ने गौर बाबू को जेल भेज दिया। गौर बाबू कहां से इसके बीच आ गए और क्या क्या हुआ, परेश बाबू कुछ भी समझ नहीं सके। ललिता से पूरा विवरण सुनकर वह कुछ देर स्तब्ध बने रहे। फिर सहसा उनका हृदय गोरा की मां की बात सोचकर व्यथित हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगे, एक आदमी को जेल भेजने में कितने निरपराध लोगों को
कितनी कठोर सजा दी जाती है। अगर यह बात दंड देने वाले अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते तो किसी को जेल भेजना ऐसे सहज सरल काम कभी न होता। एक चोर को जो सजा दी जाती है वही सजा गोरा को भी देना मजिस्ट्रेट के लिए उतना ही आसान हो गया। ऐसी बर्बरता तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य की धर्म बुद्धि बिल्कुल मर गई हो। दुनिया में जितनी तरह की हिंसा होती है, मनुष्य के प्रति मनुष्य का दुरात्मा भाव उनसे भी अधिक भयानक है। उसके पीछे समाज और राजा की शक्ति दलबद्ध खड़ी होकर उसे और भी अधिक प्रचंड बना देती है। गोरा के कारावास की बात सुनकर यह जैसे उनके सामने प्रत्यक्ष हो उठा। परेश बाबू को चुपचाप सोचते देखकर ललिता ने उत्साह पाकर कहा, अच्छा बाबा, यह क्या भयानक अत्याचार नहीं है? अपने स्वाभाविक शांत स्वर में परेश बाबू ने कहा, गौर ने कितना क्या किया है यह तो मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन यह बात अवश्य कह सकता हूं कि अपनी कर्तव्य भावना की झोंक में गौर अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन तो कर सकता है, परंतु अंग्रेजी भाषा में जिसे क्राइम कहते हैं वह गोरा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन क्या किया जाए बेटी, इस समय की न्याय बुद्धि अभी इतनी विवेकपूर्ण नहीं हुई है। अभी तक अपराध के लिए जो दंड है वही दंड भूल के लिए भी है। दोनों के लिए एक ही जेल में कोल्हू चलाना पड़ता है। यह कैसे हुआ, इसके लिए किसी एक आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी मानव जाति का पाप ही इसके लिए उत्तरदायी है। परेश बाबू सहसा यह प्रसंग बंद करते हुए पूछ बैठे, तुम किसके साथ आई? सीधी होकर ललिता ने मानो विशेष जोर देते हुए कहा, विनय बाबू के साथ। ललिता बाहर से भले ही दृढ़ दिख रही हो, भीतर ही भीतर वह दुर्बलता का अनुभव कर रही थी। वह विनय बाबू के साथ आई है यह बात वह सहज भाव से न कह सकी। न जाने कैसी एक लज्जा ने आकर उसे घेर लिया। वह लज्जा उसके चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। यह सोचकर वह और संकोच करने लगी। परेश बाबू अपनी इस मंचली लड़की को अपनी दूसरी सब संतानों से कुछ अधिक ही स्नेह करते थे। उसका व्यवहार दूसरों की नजरों में निंदनीय हो सकता है, यह जानकर ही उसके आचरण में जो एक निर्भीक सत्यनिष्ठा थी उसे वह विशेष महत्व देते रहे थे। वह जानते थे कि ललिता का जो दोष है वही बहुत बड़ा होकर लोगों की नजरों में खटकेगा और उसका गुण इतना दुर्लभ होने के बावजूद लोगों से प्रशंसा नहीं पाएगा। उसी गुण को परेश बाबू यत्नपूर्वक सजोते आए हैं। ललिता की अक्खड़ प्रकृति को कुचलकर उसके साथ ही उसके भीतर की इस महत्ता को कुचल देना उन्होंने नहीं चाहा। उनकी अन्य दोनों लड़कियों को सब लोग देखते ही सुंदर मान लेते हैं। उनका रंग गोरा है, उनके चेहरे का गठन भी निर्दोष है, लेकिन ललिता का रंग उनसे सांवला है और उसके चेहरे की कमनीयता के बारे में भी लोगों में मतभेद रहता है। इसी बात को लेकर अक्सर पति के सामने वरदा सुंदरी इस बात की चिंता प्रकट किया करती हैं कि उसके लिए वर खोजना कठिन होगा। किंतु परेश बाबू को ललिता के चेहरे में जो सौंदर्य दिखता था वह रंग या गठन का सौंदर्य नहीं था, वह अंतस का गंभीर सौंदर्य था। उसमें केवल लालित्य नहीं था, स्वतंत्रता का तेज और आत्मशक्ति की दृढ़ता भी थी। वह दृढ़ता ही सबको अनाकर्षक लगती थी। वह कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए आकर्षक हो सकती थी, किंतु अधिकतर को दूर ठेल देती थी। संसार में ललिता प्रिय नहीं होगी किंतु खरी उतरेगी, यह जानकर परेश बाबू मन ही मन एक दर्द लेकर ललिता को अपने पास खींच लेते थे। उसे और कोई क्षमा नहीं करता, यह समझकर ही वह उस पर करुणा के साथ विचार करते थे। जब परेश बाबू ने सुना कि ललिता सहसा विनय के साथ अकेली चली आई, तब पल भर में वह समझ गए कि इसके लिए उसे बहुत दिनों तक बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जितना अपराध उसने किया है उससे कहीं बड़े अपराध के दंड का विधान लोग उसके लिए करेंगे। वह चुपचाप यह बात सोच ही रहे थे कि बीच में ललिता बोल उठी, बाबा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं अच्छी तरह यह समझ गई हूं कि मजिस्ट्रेट के साथ हमारे देश के लोगों का ऐसा संबंध है कि उनके आतिथ्य में सम्मान जरा भी नहीं है, पूरा अनुग्रह है। क्या यह समझकर भी मेरा वहां रहना ठीक था? परेश बाबू को यह प्रश्न कुछ ऐसा आसान नहीं जान पड़ा। उन्होंने कोई उत्तर देने का प्रयत्न न करके दाहिने हाथ से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, पगली,
परेश बाबू इसी घटना के बारे में सोचते हुए उसी दिन के तीसरे पहर घर के बाहर टहल रहे थे कि विनय ने आकर उन्हें प्रणाम किया। गोरा की सजा के बारे में बहुत देर तक परेश बाबू उसके साथ बातचीत करते रहे, लेकिन ललिता के विनय के साथ स्टीमर में आने की कोई चर्चा उन्होंने नहीं चलाई। सांझ होते देखकर उन्होंने कहा, चलो विनय, भीतर चलें। विनय ने कहा, नहीं, अब मैं घर जाऊंगा। दोबारा परेश बाबू ने अनुरोध नहीं किया। विनय ने एक बार मानो चौंक कर 2 मंजिले की ओर नजर उठाई और फिर धीरे धीरे चला गया। ऊपर से ललिता विनय को देख चुकी थी। जब परेश बाबू अकेले कमरे में आए तो ललिता ने समझा कि विनय भी पीछे पीछे आता ही होगा। जब वह कुछ देर बाद तक नहीं आया, तब मेज पर से 2-1 किताबें और कागज इधर उधर करके ललिता भी कमरे में चली गई। उसे परेश बाबू ने वापस बुला लिया और उसके उदास चेहरे पर स्नेह भरी दृष्टि टिकाकर बोले, ललिता, मुझे कुछ ब्रह्म संगीत सुनाओ। कहते कहते लैंप को हटाकर ऐसी जगह रख दिया कि उसका प्रकाश ललिता के चेहरे पर न पड़े। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 33 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 34 का वाचन। अगले रोज वरदा सुंदरी और उनके साथ के बाकी लोग भी लौट आए। हारान बाबू ललिता पर अपने गुस्से को संभाल न पाकर अपने घर न जाकर सीधे इन सबके साथ परेश बाबू के सामने आ उपस्थित हुए। वरदा सुंदरी तो क्रोध के कारण ललिता की ओर देखे बिना तथा उससे कोई बात भी किए बिना अपने कमरे में चली गईं। लावण्य और लीला भी ललिता पर बहुत नाराज थी। ललिता और विनय के चले आने से उनका आवृत्ति और अभिनय का कार्यक्रम ऐसा नीरस हो गया था कि उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ा। सुचरिता हरान बाबू के क्रोध की उत्तेजना, वरदा सुंदरी के रुआसे आक्षेप अथवा लावण्य और लीला के निरुत्साह किसी में कोई भाग लिए बिना एकदम तटस्थ थी। अपना निर्दिष्ट काम उसने यंत्रवत कर दिया था और आज भी यंत्र चालिस सी सबके पीछे पीछे घर आ गई थी। सुधीर लज्जा और अनुताप से संकुचित होकर परेश बाबू के घर के दरवाजे से ही लौट गया था। लावण्य ने भीतर आने के लिए उससे बहुत आग्रह किया था और अंत में किसी प्रकार सफल न होने पर उसे कुट्टी कर दी थी। परेश बाबू के कमरे में घुसते ही हारान बोले, एक बहुत बुरी बात हो गई है। ललिता परेश बाबू के कमरे में ही थी। उसके कान में यह बात पड़ते ही वह पिता की कुर्सी के पीछे दोनों ओर हाथ रखकर खड़ी हो गई और एकटक हारान बाबू के चेहरे की ओर देखने लगी। परेश बाबू बोले, मैंने सारी बात ललिता से सुन ली है। जो बात हो चुकी है उसको लेकर अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। परेश बाबू के शांत और संयत होने के कारण हारान बाबू उन्हें बहुत दुर्बल समझते थे, इसीलिए कुछ अवज्ञा से बोले, बात तो होकर चूक जाती है लेकिन आदत तो वही रहती है, इसलिए जो हो चुका है उस पर बहस करना जरूरी हो जाता है। जो हरकत ललिता ने की है वह कभी संभव न होती अगर उसे आपसे बराबर बढ़ावा न मिलता रहता। आप उसका कितना अहित कर रहे हैं यह पूरी बात सुनकर ही आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। परेश बाबू ने अपने पीछे कुर्सी के थोड़ा सा हिलने का अनुभव करके जल्दी से ललिता को अपनी ओर खींच लिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ मुस्कुराकर हरान से बोले, पानू बाबू, जब समय आएगा तब आप भी समझ लेंगे कि संतान को पालने पोसने के लिए स्नेह की भी जरूरत होती है। एक बाह उसके गले में डालते हुए ललिता ने झुककर उसके कान में कहा, बाबा, पानी ठंडा हो रहा है, तुम जाकर नहा लो। परेश बाबू ने हरान की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी ऐसी देर तो नहीं हुई। स्निग्ध स्वर में ललिता ने कहा, नहीं बाबा, तुम नहाओ, तब तक पानू बाबू के पास हम लोग तो हैं ही। जब परेश बाबू कमरे में चले गए तब एक कुर्सी खींचकर ललिता उस पर जमकर बैठ गई और हरान बाबू के चेहरे पर नजर जमाकर बोली, आप समझते हैं सभी को सब कुछ कहने का अधिकार आपको ही है। सुचरिता ललिता को पहचानती थी और कोई दिन होता तो ललिता का यह रूप देखकर मन ही मन वह उद्विग्न हो उठती, लेकिन आज वह खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठकर किताब खोलकर चुपचाप उसके पन्ने की ओर देखती रही। हमेशा अपने को वश में रखना सुचरिता का स्वभाव भी था और अभ्यास भी। पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के आघातों की जितनी पीड़ा उसके मन में इकट्ठा होती रही थी, उतना ही वह खामोश होती चली गई थी।
इसीलिए जब ललिता हारान बाबू से दो दो हाथ करने आ बैठी तो सुचरिता के हृदय के अवरुद्ध वेग को भी मानो फूट निकलने का अवसर मिल गया। ललिता ने कहा, बाबा का हमारे बारे में क्या कर्तव्य है? आप समझते हैं कि यह बात बाबा से ज्यादा आप जानते हैं। आप क्या सारे ब्रह्म समाज के हेडमास्टर हैं? हरान बाबू ललिता का ऐसा उद्धत रूप देखकर पहले तो हतबुद्धि हो गए थे। अब वे ललिता को कोई बहुत कठोर जवाब देना चाह रहे थे, पर ललिता ने उन्हें अवसर न देते हुए कहा, इतने दिनों से हम आपका बड़प्पन झेलते आ रहे हैं, लेकिन आप अगर बाबा से भी बड़ा होना चाहते हैं तो इस घर में कोई न सहेगा, हमारा बैरा भी नहीं। हारान बाबू ने किसी तरह कहा, ललिता तुम। उनकी बात काटते हुए ललिता ने और भी तीखे स्वर में कहा, चुप रहिए। आपकी बातें हम लोगों ने बहुत सुनी है, आज मेरी बात सुन लीजिए। आपको विश्वास न हो तो सूची दीदी से ही पूछ लीजिएगा। जितना बड़ा आप अपने को महसूस करते हैं, मेरे बाबा उससे कहीं अधिक बड़े हैं। अब आपको जो कुछ उपदेश मुझे देना हो दे डालिए। हरान बाबू का चेहरा स्याह पड़ गया था। वह कुर्सी ठेलकर उठते हुए बोले, सुचरिता। सुचरिता ने किताब की ओर से चेहरा उठाया। हरान बाबू बोले, तुम्हारे सामने ललिता मेरा अपमान करेगी? धीमे स्वर में सुचरिता ने कहा, वह आपका अपमान करना नहीं चाहती। ललिता यही कहना चाहती है कि आप पिताजी का सम्मान किया करें। उनके बराबर सम्मान के योग्य किसी दूसरे को हम तो नहीं जानती। एक बार तो ऐसा लगा था कि हरान बाबू उसी समय चले जाएंगे, लेकिन वह गए नहीं। अत्यंत गंभीर चेहरा करके फिर बैठ गए। धीरे धीरे इस घर में उनका आदर घटता जा रहा है। जितना ही वह इसका अनुभव करते थे, उतना ही यहाँ अपना स्थान बनाए रखने की अधिक कोशिश करते थे। यह वह भूल जाते थे कि जो सहारा कमजोर हो उसे जोर से पकड़ना चाहने से वह और भी टूट जाता है। हरान बाबू यूं गंभीर होकर चुप हैं, यह देखकर ललिता उठकर सुचरिता के पास चली गई और उसके साथ ऐसी बातें करने लगी मानो कुछ बात ही न हो। सतीश ने इसी बीच कमरे में आकर सुचरिता का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, बड़ी दीदी चलो। सुचरिता ने पूछा, कहाँ जाना है? सतीश बोला, चलो तो, एक खास चीज तुम्हें दिखानी है। ललिता दीदी, तुमने बता तो नहीं दिया? ललिता ने कहा, नहीं। सतीश का ललिता के साथ समझौता हुआ था कि उसकी मौसी की बात ललिता सुचरिता के सामने प्रकट नहीं करेगी। ललिता ने अपना वायदा नहीं तोड़ा था। अतिथि को छोड़कर सुचरिता नहीं जा सकती थी। बोली, बख्तियार, अभी थोड़ी देर में चलूंगी, बाबा जरा नहाकर आ जाएं। सतीश उतावला हो उठा। किसी तरह हरान बाबू की आंखों से अपने को ओझल करने के यत्न में कभी उससे चूक नहीं होती थी। हरान बाबू से वह बहुत डरता था, इसलिए और कुछ न कह सका। हरान बाबू भी बीच बीच में सतीश को सुधारने की चेष्टा करने के अलावा और उससे किसी तरह का संपर्क नहीं रखते थे। परेश बाबू के स्नान करके आते ही सतीश अपनी दोनों बहनों को खींच ले गया। हरान बोले, वह जो सुचरिता के बारे में प्रस्ताव था उसमें मैं और देर करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वह काम अगले रविवार को ही हो जाए। परेश बाबू बोले, इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। सुचरिता की राय है तो ठीक है। उनकी तो राय पहले ही ली जा चुकी है। अच्छी बात है, तो फिर यही सही। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।